टैक्सोनॉमी हमारे पास में वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ फॉग। दैट मींस उन्हें देखने के लिए आपको क्या चाहिए? उन्हें देखने के लिए आपको चाहिए एक बेहतरीन माइक्रोस्कोप। सो हेलो एवरीवन, हमने स्टार्ट करा हुआ था क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर और बेसिक चीजें हम लोग देखते हुए आ रहे थे, जो कि हमने देखी भी और हमने ये भी देखा कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं। अब इसी चैप्टर में एक चीज हम लोग देखने जा रहे हैं, देखना, जिसे हम लोग बोलते हैं कि जो चैप्टर का नाम है ना आपके, मैंने अभी तो आपको बेसिक चीजों में ये बताई थी लाइफ क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं। अभी यहां पर एक चीज देखना, अगर मैं बोलूं कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टर्म? मतलब डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, चैप्टर का मतलब क्या? हमने बेसिक चीजें समझी हैं, ये ध्यान में रख लेना। अगर बेसिक चीजें स्ट्रांग होगी तभी जाकर के कंपटीशन को फोड़ पाएंगे, ठीक? तो देखो, हमने बोलते हैं कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो बोलना इसका मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे बेसिक मतलब समझते हो जाओ। सबसे पहले डाइवर्सिटी का मतलब देखो जरा। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं। विभिन्नताएं मतलब डिफरेंट काइंड। क्या बोलते हैं इसको? विभिन्नताएं। हिंदी वर्ड आ गया विभिन्नताएं, या फिर बोलते हैं डिफरेंट काइंड, विभिन्नताएं। विभिन्नताएं, या फिर विभिन्नताएं को क्या बोला जा सकता है? डिफरेंट काइंड। डिफरेंट काइंड, या बोल सकते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स, ठीक है जी, समझ में आ गया? डाइवर्सिटी का मतलब क्या आया? डाइवर्सिटी का मतलब आ गया डिफरेंट काइंड, या डाइवर्सिटी का मतलब आ गया विभिन्नताएं। उसके बाद में लिविंग का मतलब क्या आ गया? लिविंग का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब लाइफ है जिन एंटाइटिटी में, उसको लिविंग बोलते हैं। मतलब एनी एंटाइटिटी दैट हैव लाइफ, हम लोग बोलेंगे एंटाइटिटीज दैट हैव लाइफ। और वर्ल्ड का मतलब तो तुम्हें पता ही है। वर्ल्ड का मतलब तो तुम्हें पता ही है। वर्ल्ड का मतलब क्या आ गया? दुनिया, ठीक है? वर्ल्ड का मतलब क्या आ गया? दुनिया। यानी कि बहुत बेसिक सा मतलब है कि हमने वर्ल्ड में ये देखना है कि कितने डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उसे बोलते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है? तो इसका मतलब क्या आ गया? देखो, सिंपल सी बात है, छोटी छोटी मीनिंग निकालो तो सारी चीजें क्लियर होकर के आती है। तो हम लोग बोलते हैं कि डिफरेंट काइंड, या बोल सकते हैं टाइप ऑफ living organism in world, इसकी स्टडी जब करोगे तो इसकी स्टडी को बोलते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है जी? ओके, समझ में आ गया, ठीक? बहुत बेसिक सी चीज बताई। देखो, चैप्टर को अगर स्टार्ट करो तो चैप्टर को सारी चीजें बेसिक रूट पता रहनी चाहिए चैप्टर की, तभी जा करके क्वेश्चन बन करके आते हैं, ठीक है? तो देखो, यहां से हमें ये पता चल गया डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो है वो क्या है, और कितनी हमारे पास में डाइवर्सिटी जो है वो हमारे पास में अभी देखेंगे कि डाइवर्सिटी कितनी रहती है, ठीक है ना? डाइवर्सिटी कितनी होती है वो देखेंगे। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं बात बताऊं, अगर कभी आप मान लो घूमने निकले, कहाँ निकले? घूमने निकले। एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं
कि आप निकले हो घूमने और आपने घूमते घूमते क्या देखी, आपने घूमते घूमते देखा रोज का प्लांट, ठीक है, रोज का प्लांट, आपने देखा पीपल का प्लांट, ठीक है ना, आपने देखा नीम का पेड़, नीम का पेड़ देख लिया आपने, ठीक है, आपने क्या देख लिया, आपने देख लिया बनाना ट्री या बनियान ट्री, ठीक, आपने देख लिया एलोवेरा, सो ये सारे किसमें आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं किसमें, प्लांट्स में, ये सब किसमें आ रहे हैं, प्लांट्स में। अब आप घूमते जा रहे हो, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले हो और मॉर्निंग वॉक पे ये सब दृश्य देखते हुए जा रहे हो। अब आपने यहां पर क्या देख लिया, मान लो आपने एक कैट देख लिया, ठीक है ना, हो सकता है कि आपने रोड साइड पे चलते हुए एक डॉग को भी देख लिया हो, ठीक है, हो सकता है कि आपने एक रैट को भी देख लिया हो, ठीक, चलते चलते, हो सकता है कि आपने एक ह्यूमन को भी देख लिया हो, आप खुद भी ह्यूमन हो, आपने वो भी देख लिया हो, ठीक है ना, ह्यूमन को भी देख लिया हो, आपने हो सकता है कि इसी के साथ में चलते चलते कुछ और चीजें भी देखी, आपने हो सकता है एलिफेंट भी देख लिया हो। अब मुझे पता है तुम लोग, मैं आ रहा हूं इस पे, रुक जाओ, तुम सोच रहे होंगे सर ये एलिफेंट कहां से आ गया, अभी बताता हूं कहां से आया। देखो कई बार क्या होता है कि तुम कभी घूमने के लिए निकलते हो और वहां पर कुछ लोग जो हैं उन्होंने वो जो पालतू रखा होता है एक तरह से एलिफेंट, जिसके गले में घंटी डाल रखी होती है, वो उसको लेकर के घूम रहे हैं कहां पे, सड़क के किनारे, ठीक है, तो ये उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर कभी वाइल्ड एलिफेंट हुआ तो भाई उसके पास में तो कोई मेंटर नहीं है ना उसको रेगुलेट करने वाला, तो वो आतंक फैला सकता है। बट ये जो होता है जिसके साथ में ऑलरेडी कुछ लोग रहते हैं जिन्होंने उसको ट्रेंड करके रखा होता है, तो ये उसको कंट्रोल्ड वे में लेकर के जा रहे होते हैं। तो मान लो आपने ये सब भी देख लिया, अब जब आपने ये सब देख लिया, मान लो आपने बंदर भी देख लिया बंदर, ठीक है, बंदर भी देख लिया, ये सब किस में आ रहे हैं जी, ये बताओ, शाबाश, ये सब आ रहे हैं एनिमल्स में, ये सब आ रहे हैं किसमें, एनिमल्स में, एनिमल्स में, ये सब किस में आ रहे हैं, एनिमल्स में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, एनिमल्स में। अब आप जानते हो कि मान लो कि कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं और कुछ वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं। जैसे मान लो कि आप ये कोविड की बात कर लो, भाई कोविड के बारे में तो कौन ऐसा शख्स है जो कोविड के बारे में नहीं जानता, हर एक बंदा जो है कोविड के बारे में जानता है, क्योंकि कोविड ने हम सबको घरों में क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो कोरोना वायरस की बात करते हैं, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, ठीक है, ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद में मान लो कुछ बैक्टीरिया की बात कर लेते हो, बैक्टीरिया की बात कर लेते हो, मान लो इसमें आप फंजाई की भी बात कर लेते हो, ठीक है ना, मैंने वायरस, इसको पूरे वायरस की बात कर लेता हूं मान लो, ठीक है, पूरे वायरस की बात कर लेता हूं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, ये सब कैटेगरीज में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग M/OS लिखते हैं किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो आप इसको बोलना क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक। तो अब देखो जब हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे पास में ये छोटे 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 सारे इंडिविजुअल आ जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन्हें बोला जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें बोला जाता है उन इंडिविजुअल्स को जिन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख पाओगे। किससे नहीं देख पाओगे, नेकेड आई से नहीं देख पाओगे। दैट मीन्स उन्हें देखने के लिए आपको क्या चाहिए, उन्हें देखने के लिए आपको चाहिए एक बेहतरीन माइक्रोस्कोप, ठीक। तो देखो अब जब आप यहां पर ये सारी चीजें देख रहे हो तो आपको ये पता चलकर क्या है कि देखो जी हमारे पास में डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग इंडिविजुअल्स हैं। अभी मैंने यहाँ पर जो है वो एव्स जो है वो कंसीडर नहीं करे, मतलब जो पक्षी जो है वो उड़ते हुए, उड़ने वाले
वो कंसिडर नहीं करे। बट एक मोटे मोटे तौर पर मैंने अगर आपको बताया तो मैंने ये बताया कि आप अगर सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी निकले और अगर कभी आपने इनमें और इनमें कुछ चीजों को देखा तो दे ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अगर आप कभी बैक्टीरिया फंजाई एंड आप इसके साथ में बैक्टीरिया फंजाई के साथ में वायरसेस के बारे में भी जानते हो, तो ये हमारे पास में क्या रहते हैं, ये हमारे पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यानी कि जिन्हें आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हो। और ये सारी लिविंग जो हैं एंटाइटीज हैं, सारी ही लिविंग एंटाइटीज हैं, यानी कि ये सब के सब कौन से वाले, जितने भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक, अब देखो मैं इसको लेकर के चलता हूं नेक्स्ट वाले पार्ट में। नोट डाउन कर लिया ये वाला पार्ट, तो देखना जरा। अब मैं एक चीज आपको बताऊं, बोलना यहां पर जो डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है, 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन के आसपास। कितनी, 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन के आसपास। 1.7 से 1.8 मिलियन के आसपास। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली क्या है स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्या है ये स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसको क्या करना है, इसको स्टार मार्क करना है। ये आपकी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने मेंशन करी है कि हमारे पास में स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है, 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन के अराउंड। अब देखो यार 1.7 से 1.8 मिलियन के अराउंड अगर स्पीसीज हैं, तो अभी तक जो बता रहे हैं कि वो तो एनालाइज हो चुकी हैं, तो क्या हर एक स्पीसीज को स्टडी करना जो है वो क्या मतलब आसान है क्या? हर एक सोच करके जवाब देना, सोच समझ करके जवाब देना। क्या हर एक स्पीसीज को एनालाइज कर पाना आसान है? नहीं है आसान। सो इसीलिए किसकी जरूरत पड़ गई, इसीलिए जरूरत पड़ गई किसकी, कि हमने सोचा कि एक बेहतरीन तरीका लेकर के आता है जिसको बोलते हैं टेक्सोनमी जो है, या साइंटिफिक नेमिंग जो है, अभी उसको कंसिडर करूंगा। तो वो उनकी जरूरत पड़ गई यहां पर। क्यों जरूरत पड़ी? बिकॉज हमारे पास में स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत बड़ी थी, और स्पीसीज डाइवर्सिटी होने के साथ साथ में क्या होकर के आ रहा था, चीजों को, एक एक चीज को अगर अलग अलग से स्टडीज करते तो हमारे पास में एक टाइम कंज्यूमिंग होकर के आ जाती, और दूसरा ये हो जाता कि डेटा को कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा डेटा होकर के आ जाता, जो आपस में ही क्या बना देता, कॉन्फ्लिक्ट बना देता। तो हमें क्या करना है यहां पर समझना। सबसे पहले तो हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिटी देखी, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर मैं उसके बारे में वहां पर आता हूं। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं यहां पर आपको उस एग्जांपल के बारे में बताऊं अगर। ठीक, देखना, ये है एक डॉग। क्या है? एक डॉग। भाई ये ध्यान में रख लो, ये डॉग है। ठीक, ये वही डॉग है जिसको तुमने देखा था, और तुमने इसे देखा था, और देखने के बाद में क्या हुआ था, ये तुम्हारी तरफ भागा था। कॉन्शियसनेस वाला पार्ट जब तुमने देखा होगा तो। अच्छा मुझे फटाफट से बता दो यार, इस डॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? आप बोलोगे बच्चों वाला सवाल। बिल्कुल भाई, बच्चों वाला सवाल। बताओ इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? बोलोगे? इसको बोलते हैं कुत्ता। ठीक है, कुत्ता बोलते हैं इसे। आप भी कुत्ता ही बोलते हो इसको? हाँ, हिंदी में इसे बोला जाता है कुत्ता। बट अगर कभी आपके साथ में, मान लो कि हम लोग एक सिचुएशन कंसीडर करके लेकर के चलते हैं कि आप बैठे हो, आपके साथ में एक बंगाली बैठा है, और आपके साथ में एक तमिल भी बैठा है। ठीक है, तो ये मान लो कि हम लोग हैं, हमारे साथ में एक बंगाली भी बैठा है, और एक हमारे पास में तमिल भी बैठा है। ठीक है, तो भाई ये बंगाली जो है वो क्या बोलेगा इसको, डॉग को? मतलब बंगाली लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? तो बंगाली लैंग्वेज में इसको बोला जाता है कुकुर। क्या बोला जाता है इसको? कुकुर। कुकुर बोला जाता है, कुकुर। ओ भाई साहब, अलग ही आया ना इसका नाम, कुकुर। अब देखो, अगर कभी आप इस बात को ना जानते होते, देखो अगर कोई बंगाली दोस्त आपका आपके पास में आता और वो बोलता भाई मैं बहुत मुश्किल से यहां तक आया हूं, क्योंकि मैं आ रहा था, मेरे पीछे एक कुकुर पड़ गया। क्या पड़ गया? एक कुकुर पड़ गया। मैं बहुत मुश्किल से जान बचा करके यहां तक आया, भाई साहब बहुत भगाया उस बंदे ने। अब ये कुकुर की बात कर रहा, तो अगर कभी हमें पता नहीं होगा कि कुकुर मतलब क्या है, कुकुर किसको बोल रहे हैं, तो हमें समझ पाना हल्का सा क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, हमें मुश्किल हो जाएगा। फिर हम लोग पूछेंगे कि भाई कुकुर होता क्या है?
ये बताओ। और फिर वो बोलेंगे अच्छा कुकुर तो इसको बोलते हैं, डॉग को बोलते हैं। तो बोलोगे अच्छा डॉग को कुकुर बोलते हैं, भाई हमारे यहाँ तो क्या बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं। तो वो लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली उनके वहां पर, मतलब बंगाल में जो है या बंगाली में जो है वो कुकुर बोला जाता है, किसको, डॉग को। वहीं अगर यहां पर देखो कि हमारे पास में तमिल में जो है वो डॉग को बोला जाता है नाई। क्या बोला जाता है, नाई। अब देखो यार, एक लिविंग इंडिविजुअल है, एक डॉग, जिसके लोकल नेम क्या हो गए, वो चेंज हो गए जगह जगह पर जाने के बाद में, मतलब हर एक एरिया में अलग तरीके से उसको प्रोनाउंस करा जा रहा है। तो इनको बोलते थे हम लोग लोकल नेम। इनको क्या बोलते थे, लोकल नेम। ठीक है, इनको बोलते थे लोकल नेम। अब जब इनको लोकल नेम बोलते थे तो लोकल नेम क्या होते थे, लोकल नेम जो है वो टाइम के अकॉर्डिंगली या लोकेशन के अकॉर्डिंगली क्या करते थे, चेंज करते थे। तो लोकल नेम जो है वो चेंज करता था अकॉर्डिंग विद या अकॉर्डिंग टू प्लेस और टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम कभी चेंज हो जाता है, या कभी मान लो कि किसी लोकल जगह पे, एक जगह पे किसी इंडिविजुअल को कुछ और बोला जा रहा है, वेरेज दूसरी जगह पे कुछ इंडिविजुअल को जो है वो कुछ और बोला जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते थे कि हमारे पास में क्या होकर के आ जाती थी कि लोकल नेम जो है वो एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे थे हमारे पास में। कॉन्फ्लिक्ट बोलते झगड़ा, मतलब हमें पता ही नहीं चल पा रहा था कि एक इंडिविजुअल का बेसिक नेम क्या है। जैसे मान लो कि डॉग की बात कर रहे हैं, कुकुर बोल रहे हैं बंगाली में, नाई बोल रहे हैं तमिल में, और हिंदी में बोला जा रहा है इसको कुत्ता। तो मतलब कहने का मतलब है एक ही जो इंडिविजुअल है उसी के डिफरेंट तरह के नाम आ गए, तो जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट होकर के आ रही थी। तो लगा कि भाई नहीं, अगर कभी ऐसा चलता रहा तो चीजों को सुचारू रूप से देख पाना या पढ़ पाना हल्का सा कठिन हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास में एक नया सिस्टम आया जिस सिस्टम का नाम है टेक्सोनॉमी, मतलब हमने टेक्सोनॉमी को डेवलप करा। तो देखो, तो सबसे पहले तो मैं इसको, ये वाला पार्ट आपका नोट डाउन हो गया ना, इसको मैं हटाता हूं, ठीक है। सबसे पहले बोलते हैं कि टेक्सोनॉमी क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज टेक्सोनॉमी, या कुछ लोग टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं। टेक्सोनॉमी या फिर टेक्सोनॉमी। सो व्हाट इज टेक्सोनॉमी बेसिकली, या व्हाट इज टेक्सोनॉमी बेसिकली इज। सो टेक्सोनॉमी बोलना, टेक्सोनॉमी हमारे पास में वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस it is a branch of science that deals with the study of characterization, identification, classification and nomenclature ठीक है, एंड नोमेनक्लेचर। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये ध्यान में रख लेना, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें पूछ कर क्या आता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बन सकता है कि व्हाट इज टेक्सोनॉमी। तो आपने क्या बताना है कि टेक्सोनॉमी क्या होती है। टेक्सोनॉमी इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद, डीटी दैट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हमने अपनी नोट मेकिंग के लिए, दैट डील्स विद, सी के ऊपर डंडी विद मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया, ठीक है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, इसे बोलते हैं टेक्सोनॉमी। जबकि आपको जब भी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बन करके आए, अगर मान लो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज टेक्सोनॉमी या एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट इज टेक्सोनॉमी, तो आप इसकी परिभाषा बता सकते हो, आराम से बता सकते हो कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। यानी कि 4 बेसिक स्टेप्स आते हैं इसमें। कितने आते हैं, 4 बेसिक स्टेप्स आते हैं। अब मान लो कि अगर कभी आपको पूछते हैं यहाँ पे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कि बताओ जी टेक्सोनॉमी में कितने जो हैं स्टेप्स आते हैं, ये तो बोल गया टेक्सोनॉमी क्या होती है। अब बोलता कि हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर, ठीक है ना।
तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं देखते हैं, कितने हैं नंबर ऑफ स्टेप्स, शाबाश बता दो, 4 नंबर ऑफ स्टेप्स इन टैक्सोनॉमी, तो दैट इज 4 हैं, कितने हैं, 4 हैं। इसको भी क्या कर देंगे, स्टार मार्क कर देंगे कि देखो अगर कभी क्वेश्चन बन करके आएगा तो हम लोग फटाफट से देख लेंगे, कोई ऐसी इशू की बात ही नहीं है। अब समझते हैं इसको कि टैक्सोनॉमी होती क्या है। देखो एक एग्जांपल से समझ करके बताता हूं, या एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मेरा एक मतलब ऐसा मानना रहता है कि अगर कभी लाइफ साइंसेज, तुम ये लाइफ साइंसेज को देख रहे हो, बायोलॉजी मतलब लाइफ को स्टडी कर रहे हो, तो अगर कभी लाइफ से रिलेट करके अगर देखें ना चीजें, तो मजा आने लग जाता है और चीजें समझ में आने लग जाती हैं। ठीक है, अब देखो मान लो होता क्या है कि आप कभी किसी की शादी में जाते हो, क्या किसकी जाते हो, कभी किसी की शादी में जाते हो, मान लो ये आप रहे, ठीक है, आप पूरे वर्ल्ड ड्रेस हो रखे हो शूटिंग में, ठीक है ना, और पूरे बेहतरीन तरीके से वहां पर रेडी होकर के आए हो, किसमें, किसी की शादी में आए हो या किसी की रिसेप्शन पार्टी में आए हो। अब जब आप किसी की शादी में आए हो, वहां पर आप क्या कर रहे हो, मान लो अगर कभी आप वहां पर जाते हो तो आपका पहला उद्देश्य क्या रहता है, या पहला आपका जो है वो टारगेट क्या रहता है, आप ना दाएं बाएं देख रहे हो तो ऐसे कुछ करके, नहीं, किस लिए भाई, समझ रहे हो, दाएं बाएं आप क्यों देख रहे हो, आप उन लोगों को पहचानना चाह रहे हो कि जो कोई लोग आपके जान पहचान का मिल जाए। तो मतलब आपने बोला अच्छा इनकी फेस कुछ ऐसा लग रहा है कि देखा देखा सा लग रहा है, अच्छा इसका भी फेस ऐसा लग रहा है, यार इस भाई का भी फेस ऐसा लग रहा है कि कहीं देखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब आप अपने दिमाग में क्या कर रहे हो, उनको कंपेयर करने की कोशिश करो कि यार कहीं तो देखा है इस बंदे को, कहीं तो देखा है इस बंदे को। फिर आप उनके पास में जाते हो और उनसे हाय हेलो होती है, अरे भाई कहां पर रहते हो तुम, अच्छा तुम वहां पर रहते हो, अरे यार मैं तभी बोल रहा था कि तुम्हें देखा हुआ लग रहा है। दैट इज आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना, पहले आपने ऑब्जर्व किया, पहले आपने देखा, फिर आप उनके साथ में बातचीत करते हो, अच्छा अच्छा आप वहां पर रहते हो, अरे मैं भी तो वहीं पे रहता हूं, अच्छा आप उस कॉलेज में जाते हो, अच्छा मैं भी वहीं पर हूं, यार मैं भी तो वहीं पे हूं, अच्छा आप एमबीबीएस करो, कौन से प्रोफ में हो, अच्छा आप फर्स्ट प्रोफ में हो एमबीबीएस में, यार मैं तो थर्ड प्रोफ में हूं वहां पर एमबीबीएस में, सेम कॉलेज है हमारा। तो मतलब ऐसी सारी चीजें अब बढ़ती गई, बातचीत बढ़ती गई। फिर हमारे साथ में ड्यूरिंग क्या होना शुरू हो जाती है, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो क्लासिफिकेशन का मतलब अब वहां पर क्या था, देखो वहां पर क्या था पहले बताना, जिसकी भी शादी में आप गए थे, वहां पर आप अपने मित्र को क्यों खोज रहे थे, पहले तो आपने हल्का सा एनालिसिस किया, फिर आप उस मित्र के पास में गए, उस मित्र के साथ में बातचीत करी, पहला टारगेट खाना खाना भैया। और खाना तुम लोग इसलिए मतलब नहीं अकेले खाना चाह रहे होते हो, कुछ लोगों को खाने खाने में शाइनेस सी फील होती है, नर्वसनेस सी फील होती है। यहां पर फिर एक कॉन्शियसनेस का टॉपिक आ जाता है कि कॉन्शियसनेस की एक बात बताता हूं, मान लो आपने ना प्लेट में खाना डाला हुआ और आप खाना खा रहे हो, ठीक है ना, आप खाना खा रहे हो, इतने में वो पता नहीं वो कैमरामैन भाई साहब कहां से आता है और वो कैमरा लेकर के आपके पास में फोकस करने लग जाता है। जब आपके साथ में फोकस करने लग जाता है या आपके प्लेट पे फोकस करने लग जाता है, हाँ भाई देखते हैं इसकी प्लेट में इसने क्या कुछ चीजें डाली हैं, तो आप क्या होना शुरू हो जाते हो, आप हल्का सा नर्वस होने लग जाते हो, ठीक है ना, आप हल्का सा नर्वस होने लग जाते हो। आप खाना खा रहे थे, आप खाना खाते खाते वहीं पर बोलते हो ऐसा करके, है ना? आपको लगता है कि ये बंदा अभी क्या करेगा, ये अभी बंदा फोटो निकालेगा, बट अगर कभी वो वीडियो बना रहा होगा तो हमें तो यही पता नहीं चल पा रहा होगा कि वो वीडियो बना रहा है या वो फोटो खींच रहे हैं। तो हम लोग क्या हो जाते हैं, उनको देख करके हल्का सा नर्वस हो जाते हैं। तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर मान लो कि जैसे तुम लोग कभी अगर कभी मानकर उसको देख करके, कैमरा को देख करके नर्वस फील करते हो, तो दैट इज, वो भी एक तरह का स्टिमुलस है, मतलब कैमरा आपके लिए स्टिमुलस हुआ और आपने उसके लिए नर्वसनेस किया, दैट इज तुम्हारी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, याद आया, अवेयरनेस टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, यस। तो वो कैमरामैन का एक इस तरह से फोकस हो जाता है। या दूसरे में क्या होता है कि मान लो अगर मेरे केस में क्या होता है कि मान लो अगर मैं किसी की शादी में गया हूं और मैं अपना खाना खा रहा हूं आराम से, और कैमरामैन आया और कैमरामैन अगर बना भी रहे, वो क्लिक ले रहे, मुझे अपना क्या है कि मुझे ठीक है कि मैं जिस फंक्शन में आया हूं मुझे उसे आराम से इंजॉय करना है, मुझे वो फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है, वो उसका काम है, लेट हिम डू हिज वर्क, उसको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो यार, तुम अपना काम करो, तुम चिल करो, तुम एंजॉय करो। सो इसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस हर एक इंडिविजुअल की अलग से रहती है। अब यहां पर देखो, आप गए थे शादी में, आपने शादी में जाने के बाद में सबसे पहला काम क्या किया, आपने मित्र को ढूंढा, मित्र को ढूंढा, सर्च किया। दूसरा काम क्या किया आपने, उसके साथ में करी बातचीत, ठीक है ना, उसके साथ में करी बातचीत।
और बातचीत करने के बाद में क्या किया, आपने खाया खाना, ठीक है, और खाना खाने के बाद में क्या किया, शगुन, जिनकी शादी है उनको दे दिया। तो यहां पर भी ऐसे ही 4 स्टेप लेकर के चलने, हमने 4 स्टेप लेकर के चलने हैं, ठीक है। कैसे लेकर के चलने हैं, पहला काम क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंगली बताता हूं। पहला काम जो है वो आप करोगे, दैट इज करेक्टराइजेशन। क्या करोगे, करेक्टराइजेशन, सॉरी, पहला काम आपने करना है करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, करेक्टराइजेशन का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। ये किस बेसिस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसकी बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन पे। भाई शादी में जाकर के क्या कर रहे थे, ऐसे ऑब्जर्व कर रहे थे, अच्छा हाँ ये बंदा जान पहचान का यार, ये भी मुझे लगता है जान पहचान का, तो दैट इज फर्स्ट थिंग इज ऑब्जर्वेशन। तो किसके बेसिस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा दूसरा क्या आता है हमारे पास में, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब किस बेसिस पे होता है, ये किस बेसिस पर करी जाती है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि केयरफुली ऑब्जर्वेशन, या हम लोग बोलते हैं कि लेबोरेटरी का यूटिलाइजेशन करके उसको फर्दर डिटेल में क्या करा, एनालाइज करा, डिटेल एनालिसिस करा। ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग बोलते हैं कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटेशन, फर्दर और एक्सपेरिमेंटेशन करी उसे और समझने के लिए, तो हम लोग बोलते हैं फर्दर डिटेल एनालिसिस, या जिसे बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के बेसिस पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ किसके ऊपर, या तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास में कौन से बेसिस पे फर्दर डिटेल एनालिसिस करा जाता है। जैसे मान लो कि अगर आप किसी उसी शख्स की बात करते हैं कि जिसको आपने देखा, आपने उसको बैक साइड से देखा और आप बोले अच्छा यार इसकी जो मतलब मुझे लग रहा है कि ये मेरी बुआ का बेटा होने वाला है, या ऐसा लग रहा है कि ये कहीं मासी जी का बेटा ना हो, ठीक है। तो मतलब आप बैक साइड से उनको देख करके बोल रहे हो, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उनको पास में जाकर के, जब आप उनके पास में जाते हो तो भाई बुआ के बेटे को और मासी के बेटे को तो पहचान ही लोगे, ठीक है ना। तो वो बैक साइड से आपने देखा तो आपको उनके जैसा लगा कि भाई ये वैसा ही है, फिर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे लग रहा है कि कहीं डाउट हो, मतलब हो सकता है कोई हो ना हो, तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप उनके पास में जाओगे तो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर भी कैरेक्टराइजेशन किसके बेसिस पर करी थी, ऑन द बेसिस ऑफ हमारे पास में क्या, ऑब्जर्वेशन। पहले चीजों को ऑब्जर्व किया और देन उसके बाद में क्या किया, उनको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के लिए आप उनको लेबोरेटरी में भी लेकर के आ सकते हो, लेबोरेटरी में भी उनको जो है एनालाइज कर सकते हो, उनके साथ में एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है ना। थर्ड थिंग आएगी उसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, सो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होती है, ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ शाबाश similarities and dissimilarities, on the basis of similarities and dissimilarities. Similarities and dissimilarities. मतलब आपने यहां पर सिमिलरिटीज के बेसिस पर ग्रुपिंग करनी है, किसकी, इंडिविजुअल की। देखो एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लो कि जब आप 10th क्लास में थे, तो जब आप 10th क्लास से प्रमोट होकर के आए 11th क्लास में, तो आपकी स्ट्रीम्स अलॉट होती हैं, ठीक है ना। स्ट्रीम्स अलॉट होती हैं कि कुछ लोग साइंसेज में जाते हैं, कुछ लोग कॉमर्स में जाते हैं, कुछ लोग आर्ट्स में जाते हैं। जो साइंस में जाते हैं, साइंस वालों में के पास में भी क्या होती है, 2 स्ट्रीम होती हैं। कुछ मेडिकल में जाते हैं, जो मेरे साथ में अभी है ना, और कुछ लोग नॉन मेडिकल में जाते हैं, ठीक है ना। जो मेडिकल में आते हैं उनके पास में क्या रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो है मेन स्ट्रीम है, ठीक है। जितने भी लोग हैं उनके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रहेगी मेन में।
वेयर एज जो नॉन मेडिकल में होंगे उनके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स रहेगा, जो कॉमर्स में रहेंगे वैसे ही उनके डोमेन है, जो आर्ट्स में रहेंगे वैसे ही उनके डोमेन है। ये क्लियर होकर क्या गया? तो दैट इज हमारे पास में क्या कर दिया हमने, ग्रुपिंग कर दी, ग्रुपिंग ऑफ कैंडिडेट्स कर दी ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस सेक्टर में या किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। भाई अगर कोई डॉक्टर बनना चाह रहा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे मेडिकल रखनी पड़ेगी 10th के बाद में, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को बहुत अच्छे से जो है वो देखना पड़ेगा, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा, फिर जाकर के वो नीट के पेपर में बैठ पाएगा। क्लियर होकर क्या आ गया? तो दैट इज उसकी क्राइटेरिया हो गया। नॉन मेडिकल वाले का अगर मान लो जिसको जेडब्ल्यू में पढ़ना है, जेडब्ल्यू उसको उसने सोच करके रखा है कि मैं आगे जेडब्ल्यू में अपना करियर बनाऊंगा, तो उसके लिए उसको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स रखना पड़ेगा। सेम ऐसे अगर अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं, उनको उनके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से या उनको उनके इंटरेस्ट ऑफ फील्ड के अकॉर्डिंगली हमने क्या कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जो मेडिकल में है उनमें सिमिलरिटीज क्या है? जो मेडिकल में है उनमें सिमिलरिटीज क्या है? जो मेरे साथ में अभी जितने भी लोग तुम बने हुए हो उनमें सिमिलरिटीज क्या है? अरे यार मुझे ये मत बताओ कि दो आंख ऐसा कुछ करके, दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, वो सब सारी हमारे पास सिमिलरिटीज नहीं है। हमारे पास में मेन सिमिलरिटीज का मतलब है कि उनके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट सबके जितने भी मेडिकल वाले अभी बैठे हैं, जितने भी मेडिकल वाले अभी मेरे साथ में बने हुए हैं, उनके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड जो बायोलॉजी है दैट इज कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। हाँ इंग्लिश भी कॉमन है और बाकी जो उनके पास में जो एडिशनल सब्जेक्ट रहेगा वो उनकी चॉइस के अकॉर्डिंगली रहेगा, बट मेन डोमेन जो बोल रहा हूं, मेन डोमेन तो कॉमन है, मतलब 3 सब्जेक्ट तो कॉमन है। तो दिस इज सिमिलरिटीज। ऐसा होता है कि हम लोग सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, उनको ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फिर एक और चीज देख करके चलते हैं। मान लो आपने नीट का पेपर दिया और आपका जो है नीट के पेपर में मान लो कि एक अच्छा खासा रैंक आता है और आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के लिए गए हो, फर्स्ट प्रोफ में हो तुम वहां पर। तो फर्स्ट प्रोफ में उस कॉलेज में जितने भी लोग हैं उनके पास में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट सेम है, सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना वो। क्लियर होकर क्या आ गया? तो वो उनकी क्या आ गई, सिमिलरिटीज। मतलब एक पूरा एमबीबीएस का फर्स्ट प्रोफ का बैच है, सेकंड प्रोफ वाले जो होंगे उनके पास में अलग से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और जो थर्ड प्रोफ वाले होंगे वो अलग से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो फाइनल वाले हैं एमबीबीएस फाइनल ईयर वाले यानी कि फोर्थ प्रोफ वाले वो अलग से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमने वहां पर उनको क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। सेम वैसे ही होता है कि जब आप पीजी के लिए पढ़ रहे हो, तो मान लो कि तुम ऑर्थोपेडिक्स में पढ़ रहे हो, और ऑर्थोपेडिक्स में क्या होता है कि ऑर्थोपेडिक्स में जब आप पढ़ रहे हैं वहां पर, तो वहां पर एक अलग से डोमेन में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो गायनी वाले पढ़ रहे हैं वो अलग से सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, और जो हमारे पास में डर्मेटोलॉजी वाले हैं वो अलग से सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं। मतलब हमने सेम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया या डाइवर्सिफाई किया, किसके बेसिस पर, उनकी कुछ सिमिलरिटीज के बेसिस पर। मतलब मान लो अगर गायनी के बैच में अगर 5 लोग हैं तो वो सब एक ही जैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और ऑर्थो के बैच में अगर 3 लोग हैं तो वो एक ही जैसे क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज। शाबाश। अब एक और चीज होती है लास्ट में, इसकी होती है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग ऑफ लिविंग इंडिविजुअल, नेमिंग ऑफ लिविंग इंडिविजुअल। नेमिंग ऑफ लिविंग इंडिविजुअल। ये समझ में आ गया? क्लियर होकर क्या आ गया? तो देखो जब भी कभी पूछे कि बताओ जी टेक्सोनॉमी क्या होती है और किस बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, किस बेसिस पर हम लोग टेक्सोनॉमी जो है वो स्टडी करते हैं, यानी कि कितने स्टेप्स होते हैं, तो तुम बड़े प्यार से इन स्टेप्स को जो है वो बता सकते हो। बता दोगे? बताओ, बता दोगे? ओके। सो देखो चलो मैं इस वाले पार्ट को हटाता हूं, हटा दूं इस वाले पार्ट को, ठीक है। देखो अब जब ये सारी चीजें पता चल करके आ गई हमें, अब ये पता करना है कि हमारे पास में क्या सारी चीजें होती। टेक्सोनॉमी तो पता चल करके आ गया, अभी हमें पता चल करके आ गया जो हमारे पास में कॉमन नेम थे, कॉमन नेम थे जो उनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होकर के आ रहे हैं। क्या होकर के आ रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट होकर के आ रहे हैं। जो कॉमन नेम है, जो कॉमन नेम है उसकी वजह से क्या होकर के आ रहा है, वो चेंज कर रहा है, चेंज विद प्लेस। ठीक है ना? यूनिवर्सल नहीं है, नॉट यूनिवर्सल।
इसकी वजह से क्या होकर के आ रहा है, इसकी वजह से जो स्टडीज है वो डिफिकल्ट होती हुई जा रही हैं, स्टडीज बिकम्स डिफिकल्ट। स्टडीज बिकम्स डिफिकल्ट, ठीक है। तो क्या होकर क्या है, हमारे पास में यहां पर एक हमारे प्यारे से अंकल आते हैं। कौन आते हैं, प्यारे से अंकल। भाई इस अंकल का नाम अभी याद रख लेना, ये बंदा अभी आएगा ना, और तुम्हारे पास में जो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे 4 चैप्टर हैं इसमें कहीं ना कहीं बीच में आता रहेगा। अभी इसकी फर्स्ट एंट्री है, कितनी एंट्री है, फर्स्ट एंट्री है। यस, इस बंदे का नाम है कार्लस लीनस। क्या नाम है इसका, कार्लस लीनस, ठीक है। भाई बहुत ही बेहतरीन प्राणी है ये, कार्लस लीनस। कार्लस लीनस, कार्लस लीनस। कार्लस लीनस ने बोला कि तुम्हारी दुविधा को मैं खत्म करूंगा। क्या बोला इसने, तुम्हारी दुविधा को मैं खत्म करूंगा। इसने बोला कि क्या कर दो, इसने बोला बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दे दो, ठीक है ना। इसने दिया गिव्स बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया किसने, कार्लस लीनस ने। सीधा अगर पूछता है ना कि बताओ जी कार्लस लीनस ने क्या करा था, तो बोलना सीधी सी बात है, कार्लस लीनस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया था। या कई बार तुम्हें सीधा सा क्वेश्चन पूछ करके आएगा कि बताओ जी कार्लस लीनस जो है, कार्लस लीनस की कंट्रीब्यूशन क्या रही है, तो कार्लस लीनस की कंट्रीब्यूशन रही है इसने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में अगर बात करते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो बाइनोमियल में बाई का मतलब क्या आ गया, 2, नोमियल का मतलब क्या आ गया, नेम, एंड नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या आ गया, नेमिंग। क्या आ गया, नेमिंग, ठीक है। यानी कि इसने बोला कि पूरे सिस्टम को एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करो, एंड पूरे लिविंग इंडिविजुअल्स को क्या करो, साइंटिफिक तरीके से नेमिंग करो। जब साइंटिफिक तरीके से नेमिंग करोगे तो उसमें से क्या बनकर के आएगा, जो नेम होंगे वो यूनिवर्सल हो जाएंगे और उन्हें स्टडी करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये क्लियर होकर के आ गया। अब देखो इसकी बात करते हैं, तो ये जो हमारे पास में कार्लस लीनस है, इस कार्लस लीनस ने क्या दिया, कार्लस लीनस ने दिया हमारे पास में कॉन्सेप्ट ऑफ या प्रिंसिपल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। क्या दिए इसने, प्रिंसिपल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। या बोल सकते थे कि इसी की वजह से हम लोग नेमिंग का प्रिंसिपल दिया था, या प्रिंसिपल ऑफ नेमिंग बोल सकते हैं, या प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि हमारे पास में सिद्धांत यानी कि रूल्स। तो देखो हमारे पास में क्या रूल्स थे इसके, या किन बेसिस पर ये क्या करता था, इनको क्राइटेरिया करता था, ये किन बेसिस पर इनको नेमिंग करने की रूल बताई जाती थी, वो भी समझ लो। ठीक है, इसको हटा दूं, ये वाला पार्ट हटा दूं। इसमें से क्वेश्चन बनकर के आते हैं कि बताओ जी हु गिव्स बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, यानी कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम किसने दिया। तो हमारे पास में सिंपल सी बात है, कार्लस लीनस ने दिया है। किसने दिया है, कार्लस लीनस ने दिया है। अब देखो जरा, इसको हटा रहा हूं, ठीक है, हटाऊं, पक्का, ओके। देखो देखो अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर रूल्स की, तो पहले रूल्स दिखते हैं कि रूल्स क्या हैं इसके। ठीक है, रूल्स या फिर बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स। तो 3 रूल्स
ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। ठीक है, रूल्स या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। पहला रूल जो था दैट रूल इज कि जितने भी हमारे पास में लिविंग इंडिविजुअल होंगे उनको साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाएगा, और साइंटिफिक नेम कितने कंपोनेंट्स का होता है? 2 कंपोनेंट्स का। तो बोलना साइंटिफिक नेम जो है name have 2 components, have 2 components। जो पहला कंपोनेंट है उसको बोलते हैं जेनेरिक नेम, जो पहला कंपोनेंट है उसको क्या बोलते हैं? जेनेरिक नेम। वेयर एज जो सेकंड कंपोनेंट है उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक नेम। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है, फर्स्ट कंपोनेंट known as generic name, whereas जो सेकेंड कंपोनेंट है उसे क्या बोला जाता है? नाउन एज स्पेसिफिक नेम या स्पीसीज नेम। या बोल सकते हैं नेम ऑफ द स्पीसीज, स्पीसीज नेम। सेकंड कंपोनेंट क्या होता था? या हमारे पास में जिसको बोलते थे स्पीसीज नेम या फिर स्पेसिफिक नेम बोल सकते हो आराम से। ठीक है, एक मिनट देखना। ठीक, नेम। ठीक, अब देखो एक और इसमें क्या आता था, इसमें एक कंपोनेंट आता था कि जो जेनेरिक नेम होता था ना, जेनेरिक नेम, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता था, और जो स्पेसिफिक नेम होता था उसके सारे लेटर किससे लिखने हैं? स्मॉल लेटर से। ठीक है, तो हमारे पास में जेनेरिक नेम जो होगा फर्स्ट लेटर कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट लेटर क्या है इसका? कैपिटल है। किसका? हमारे पास में जेनेरिक नेम का। और जो स्पेसिफिक नेम होंगे उसके सारे लेटर किसके लिखने हैं? स्मॉल लेटर के साथ में। स्पेसिफिक नेम विद स्मॉल लेटर। ठीक है, विद स्मॉल लेटर्स। अगर कभी आप इसे टाइप कर रहे हो कंप्यूटर में तो इसे इटैलिक फॉर्मेट में लिखना है, इटैलिक फॉन्ट्स में लिखना है, या बोल सकते हैं लिखोगे इनको। और अगर कभी हैंड रिटन कर रहे हो तो इनको अंडरलाइन करना है, किसमें? सेपरेटली, मतलब जेनेरिक नेम को भी और किसको भी? स्पेसिफिक नेम को भी। तो क्या लिखना? बोलना इफ यू टाइप scientific name, if you type scientific name in computer, then क्या करना? write them in italic formats। इटैलिक फ्रंट या फिर फॉर्मेट। ठीक है ना? बट अगर आप इसे हाथ से लिख रहे हो, बट इफ यू राइट देम ऑन अ पेपर देन अंडरलाइन देम सेपरेटली। बट इफ यू
write them on the paper, then क्या करना, underline them separately. अंडरलाइन देम सेपरेटली। ये क्लियर होकर क्या आ गया? हटाऊं इस वाले पार्ट को, नोट डाउन करें। देखो पहले तो इनको समझ लो, तुमने मैंने पहले भी बताया, अभी भी समझा देता हूं। बोलना साइंटिफिक नेम जो है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जेनेरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक नेम। जो जेनेरिक नेम है उसका फर्स्ट लेटर किससे लिखा जाता है? कैपिटल से, और जो स्पेसिफिक नेम है उसके सारे लेटर किससे लिखने हैं? स्मॉल लेटर से। और बोलते हैं कि अगर कभी आप इसे कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में लिख रहे हो तो इसको इटैलिक फॉर्मेट में लिखना, वेयर एज अगर कभी आप इन्हें हाथ से लिख रहे हो तो सेपरेटली क्या कर लेना? अंडरलाइन कर देना। किसको? जेनेरिक नेम को भी और स्पेसिफिक नेम को भी। हो गया नोट डाउन? हटा दूं? ओके। अब देखो यहां पर क्या होता है कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं, मैं यहीं पर रखता हूं, मुझे लगता है कि यहां तक तो आपने लिखा ही होगा, यहां तक रखता हूं, चलो ठीक। बोलता जो इसके साइंटिफिक नेम होता है, दैट मस्ट नॉट बी एक्सीड देन 12 लेटर एंड लेस देन, किससे नहीं होना चाहिए? 3 लेटर से कम नहीं होना चाहिए, 12 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नेम जो है दैट इज किसी एक, यानी कि जेनरिक नेम हो गया, या फिर हमारे पास में कौन सा वाला हो गया? स्पेसिफिक नेम हो गया। मस्ट नॉट एक्सीड 12 लेटर, ठीक है ना, मस्ट नॉट एक्सीड 12 लेटर, एंड इसके पास में 3 लेटर से कम नहीं होने चाहिए, एट लीस्ट हैव 3 लेटर। अगर कभी साइंटिफिक नेम में किसी साइंटिस्ट के नाम को भी रेफर करना चाह रहे हो, यानी कि ऑथर के नाम को रेफर करना चाह रहे हो, तो स्पेसिफिक नेम के बाद में रेफर करोगे, ठीक है। ऑथर नेम is written after the specific name। ठीक है। जो ऑथर नेम होता है ना, उसको कब मेंशन करना है? स्पेसिफिक नेम के बाद में। जो ऑथर नेम है उसको स्पेसिफिक नेम के बाद में मेंशन करना है। ये क्लियर होकर क्या आ गया? समझ में आया ये वाला पार्ट? ओके। अब देखो जरा, जब यहां पर देखकर क्या है, तो हमें मिलकर क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स। क्या मिलकर क्या है? बेसिक प्रिंसिपल। तो भाई प्रिंसिपल्स में सीधा क्वेश्चन बनकर क्या आता है? वो 5 मार्क्स में क्वेश्चन बनाता है आपके लिए। वो डायरेक्ट बोलता है कि राइट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, या बोलता है कि व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। समझ में आई बात? क्लियर होकर क्या है? ओके।